अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे डिफरेंट एल्गोरिथम्स रिलेटेड टू सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है और क्यों होती है। अ मेथड यूज्ड बाय द सीपीयू टू डिसाइड विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट फ्रॉम द रेडी क्यू। हमारे पास रेडी क्यू के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं, तो सीपीयू शेड्यूलिंग ये करती है कि किस प्रोसेस को पहले रन करना है और उसके बाद कौन सा प्रोसेस रन करना है, ये हमारे पास सारा कुछ शेड्यूल में आ जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर। और प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन विद इट्स ऑन मेमोरी स्टेट एंड सीपीयू एक्टिविटी। प्रोसेस कहते हैं कोई भी एक्टिव प्रोग्राम, यानी अगर हम सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं या फिर कोई भी कोड लिखते हैं, तो अगर वो रनिंग स्टेट में आ जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हम अगर फाइल एक्सप्लोरर खोलें, वो भी एक प्रोसेस है। अगर हम क्रोम खोलें, वो भी एक प्रोसेस है। इवन कि अगर हम क्रोम के अंदर एक टैब खोलें, कोई यूट्यूब का टैब खोलें, किसी वेबसाइट का टैब खोलें, वो भी एक प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस, एवरी प्रोसेस हैज़, हर प्रोसेस की अपना एक अराइवल टाइम होता है, जो हम न्यूमेरिकल्स में जाके देखेंगे जब हम भी एल्गोरिथम्स करेंगे, तो उसमें अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराइवल टाइम कहते हैं व्हेन इट एंटर्ड, यानी वो प्रोसेस आपके पास रेडी क्यू में या फिर आपके पास सीपीयू के अंदर कब आया। बर्स्ट टाइम, हाउ लॉन्ग इट नीड्स टू रन, और कितनी देर तक उसने चलना है। कंप्लीशन टाइम, किस टाइम पे वो ख़त्म हुआ, यानी एग्जैक्टली सब खत्म हो गया। टर्न अराउंड टाइम हम कहते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि जितना आपको टाइम कंप्लीट होने तक लगा और जिस टाइम वो आया था उसमें से वो माइनस कर देंगे, आपको टोटल टाइम आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम के अंदर हमारे पास वेटिंग टाइम भी इंक्लूड होता है। वेटिंग टाइम वो होता है कि जितनी देर तक हमने, हमारे प्रोसेस ने वेट किया था कि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, वो बीच बीच में अगर उसको प्रीएम्प्ट होता जा रहा है, उसका जो वेटिंग टाइम है वो भी साथ इंक्लूड होगा। गेन चार्ट भी हम इसमें बनाना सीखेंगे, हमने गेन चार्ट कैसे बनाना है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स है। एल्गोरिदम्स हेल्प द कंप्यूटर टू रन टास्क इन अ स्मार्टर वे, रिड्यूसिंग वेटिंग एंड गिविंग बेटर परफॉर्मेंसेस। एल्गोरिदम्स इसलिए बने ताकि हमारे पास जो सीपीयू है वो बेहतर तरीके से काम कर सके, ताकि उनका वेट कम हो, प्रोसेस ज़्यादा वेट ना करें और बेहतर तरीके से उनकी परफॉर्मेंस हो। अगर ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस आया और वो वेट करता जा रहा हो, बस वो वेट ही करता जा रहा है और बाकी प्रोसेस आते जा रहे हैं, अपनी जगह लेते जा रहे हैं, अपना टास्क परफॉर्म करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ वो है स्टारवेशन में जा रहा है। स्टारवेशन यानी कि हमेशा के लिए कभी भी उनको टाइम नहीं मिल रहा। इस तरह इस उन प्रोसेस को कहते हैं स्टारवेशन। जैसे आम उसमें देखा जाए तो स्टारवेशन वो चीज़ होती है जिसमें जिनको खाना ना दिया जाए और वो भूख से मरते चले जाएँ। तो इसी तरीके से सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी अगर जिन प्रोसेस को टाइम नहीं दिया जाता या उनको वेटिंग में डाल दिया जाता है कि वो वेट करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो वो भी स्टारवेशन में चले जाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स इसके लिए इंट्रोड्यूस हुए, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसके दो टाइप्स हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव को हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहते हैं। नंबर फोर्थ पे हमारे पास आता है राउंड रॉबिन, फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दो तरह की होती है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव होती है, एक प्रीएम्प्टिव होती है। अब हम इन सबको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये हमारे पास नोट्स हैं, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, इनकी डेफिनेशंस हैं और ब्रीफ है, आपको समझाया भी है पूरा। और टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है हमारे पास, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इन एफसीएफएस शेड्यूलिंग, द प्रोसेस विच अराइव फर्स्ट इन द रेडी क्यू इज फर्स्टली असाइन द सीपीयू। जो पहले आता है उसी को हम सीपीयू दे देते, जो भी प्रोसेस पहले आएगा। इन केस ऑफ टाई प्रोसेस विद स्मॉलर प्रोसेस आईडी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी कि अगर हमारे पास टाई हो जाता है कि दोनों प्रोसेस एट अ टाइम आ जाते हैं जिनका प्रोसेस आईडी जो है स्मॉलर होता है, यानी कि अगर हमारा प्रोसेस वन है और प्रोसेस टू एट द सेम टाइम आया है, तो अब हमारे प्रोसेस वन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इट इज़ ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर, ये प्रीएम्प्टिव नहीं होता, ठीक है। प्रीएम्प्टिव अब क्या होता है या क्या नहीं होता, ये आपको अभी नेक्स्ट हम जब गेन चार्ट बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन फीफो क्यू। अगर आप लोगों ने डीएस से पढ़ा होगा तो उसमें आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपने क्यू पढ़ी होगी, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, जिसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट आपको गेन चार्ट से सारा आइडिया हो जाएगा। पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज़ हाई, इसके अंदर हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और इसके एडवांटेजेस भी डिफरेंट लिखे हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं। वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में आके मेंशन कर दें कि नोट्स, और साथ ही अपनी ईमेल शेयर कर दें, तो आपको ये नोट्स शेयर हो जाएंगे। सबसे पहले इसके पास है, हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद बर्स्ट आईडी, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हमारे पास इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनको हमने सॉल्व करना होगा। इनको सॉल्व करने के लिए हम एक शीट लेते हैं और साथ ही हमारे पास और भी एक्सरसाइज, अगर आप बुक से रेफर करें तो वहाँ पे भी एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ एक न्यूमेरिकल दिया होगा, उसके नीचे ये भी लिखा होगा एसजीएफ को भी कैलकुलेट करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को भी कैलकुलेट करें, राउंड रॉबिन को भी कैलकुलेट
कैलकुलेट करें, सारे एक साथ एक न्यूमेरिकल में दिए होंगे। हम इस सीरीज़ के एंड पे या इस प्लेलिस्ट के एंड पे हम उनको भी चेक करेंगे। हर एल्गोरिथम की एक सेपरेट वीडियो होगी और लास्ट वीडियो होगी जो बुक के एंड पे एक्सरसाइज दी गई है उस पे। हमें डिफरेंट प्रोसेसेस दिए गए हैं, P1, P2, P3, P4, P5 प्रोसेसेस के आईडी हैं P1, P2, और उसके साथ हमें ये बताया कि उसका अराइवल टाइम क्या है, यानी कि प्रोसेस किस टाइम पे हमारे पास सीपीयू में आया था। ठीक है, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम भी दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम को कहते हैं सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम, कितनी देर तक उसने चलना है। कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम, हमने एवरेज इन सब को एवरेज निकालना है, जो भी जितना वेटिंग टाइम इन सब का होगा उस सब वेटिंग टाइम्स का हमने एवरेज निकालना है। एंड देन हमने उसका टर्न अराउंड टाइम का भी एवरेज निकालना है और कैलकुलेट करना है कि क्या एवरेज टाइम हमारे पास आया है। नीचे सोल्यूशन मेंशन है लेकिन हम आप इसको खुद करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, ये रहा हमारे पास गेन चार्ट। ठीक है, गेन चार्ट के लिए हम इस तरह बार या रो इस तरह बनाते हैं। और P1 किस टाइम पे, अराइवल टाइम जिसका पहले था हम उसको लिखेंगे। अराइवल टाइम 0 पे कौन आया है, यानी 0 पे कौन आया है, P1 आया है। और कब तक एग्जीक्यूट हुआ है, कितने टाइम तक, 2 सेकंड्स के लिए, जितना मिली सेकेंड है जो भी है, ये 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ है। तो 2 सेकंड पे हमारे पास 2 तक चला है, यानी कि P1 सेकंड 1 सेकंड 2, 2 मिनट के लिए या फिर 2 सेकंड के लिए चला है। और ठीक है, और P2 यानी कि P2 किस टाइम पे है, अराइवल किसका क्या हुआ है, अराइवल P1 टाइम पे हुआ है। यानी कि जब P1 इस टाइम पे 1 तक एग्जीक्यूट हुआ था तो यहाँ पे P2 आ चुका था, लेकिन वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हमने पढ़ा था कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी कि प्रीएम्प्ट नहीं होता। तो ये अपना पूरा प्रोसेस जितना बर्स्ट टाइम था, यानी जितना इसको टाइम चाहिए था पूरा कंप्लीट होने के लिए, उसने पहले पूरा कंप्लीट करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा। P2 किस नंबर पे आया था, 1 टाइम पे जब एग्जीक्यूट करा था यहाँ पे P2 आ चुका था। तो उसके बाद P2 की बारी आएगी और P2 को टाइम मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, जितना उसका बर्स्ट टाइम, यानी 3 है तो 3 उसको सेकंड्स मिलेंगे। ठीक है, +3 करेंगे, 2 + 3 कितना हो गया, 5, यानी 2 से लेकर 2 पे वो आया था और कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा। इस वजह से कि टोटल इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स। उसके बाद 3 के दौरान, यानी कि जब वो उसका 2 सेकंड जब हो गए थे तो 2 पे हमारे पास क्या आ गया था, P3 आ गया था। और जब जब 3 सेकंड्स हो गए थे, यानी कि 2 यहाँ पे बीच में 3 सेकंड्स हुए थे, तो उस टाइम P4 भी आ चुका था। और जब 4 सेकंड्स हो गए थे यहाँ पे, इस दौरान P5 भी आ चुका था, यानी कि P2 जब एग्जीक्यूट हो रहा था उस दौरान बाकी, यानी कि हमारे पास अगर सीपीयू का ये हमारे पास क्यू है, ठीक है, क्यू है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आ रहे हैं। पहले P1 आ चुका था, ठीक है, अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा था कि उस दौरान P2 भी आ गया, फिर वो एग्जीक्यूट होते हुए P3 भी आ गया, P4 भी आ गया और P5 भी आ गया। ये सारे इसके एग्जीक्यूशन के दौरान ही आ गए। ठीक है, और जैसे इसके एग्जीक्यूशन के दौरान आए तो अब हमने क्या करना है, इनको बारी बारी एग्जीक्यूट करना है। P1 एग्जीक्यूट हो गया, P2 भी हो गया, अब P3 की बारी है, तो P3 को एग्जीक्यूट करते हैं। उसका बर्स्ट टाइम कितना है, P3 का बर्स्ट टाइम है हमारे पास 5 सेकंड्स। तो 5 और +5 करो तो कितना बनता है, 10, तो हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद किसकी बारी है, P3 पे एग्जीक्यूट हो चुका है P4 को हम लिख लेते हैं। P4 कितना बर्स्ट टाइम है उसका, हमारे पास P4 का 4 सेकंड्स, तो 10 + 4 कितना हुआ, 14। तो हमारे पास P4 कहाँ तक, 10 से शुरू हुआ और 14 पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसका टोटल बर्स्ट टाइम कितना बनेगा, 4 सेकंड्स ही बनेगा। ठीक है, और P5 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6, तो ये हमारे पास P5 और ये क्या, 14 + 6 कितना बनेगा, 20। अगर आप इसका गेन चार्ट दोबारा बना के इस तरह से देखें तो आपके पास कुछ इस तरह का गेन चार्ट बनेगा। P1 0 से लेकर कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, 2 सेकंड्स तक। ठीक है, P2, ठीक है, वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, 5 सेकंड्स तक। फिर P3 वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, 10 सेकंड्स तक। और P4 वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, P4 हमारे पास हुआ 14 तक। और P5 वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ हमारे पास, 20 सेकंड्स तक। अगर इसका बीच में बस टाइम देखें तो आपके पास एग्जैक्टली पता चलेगा, 20 - 14 कितना आया, 6, 14 - 10 4। लेकिन बस टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन होगा हमेशा से। और अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो है टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। अब इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का हम यहीं पे ग्राफ बना लेते हैं। इसी के साथ ही इसको हम कह देते हैं वेटिंग टाइम, और साथ एक और बॉक्स बना लेते हैं जिसको हम कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं वेट कंप्लीशन टाइम, यानी टोटल जितना हमारे पास कंप्लीशन टाइम था उसमें से माइनस कर दिया जाए हमारे पास अराइवल टाइम, जिस टाइम पे वो आया था। ठीक है, उसमें वेटिंग टाइम सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। जिस टाइम पे वो आया था
उसको माइनस कर दो कंप्लीशन टाइम से, यानी बेशक P5 किस पे कंप्लीट हुआ है, 20 सेकेंड्स पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन P5 अराइव कब हुआ था, P5 हमारे पास प्रोसेस में आ चुका था 4 तक। 4 यानी कि जब ये 4 वाला पार्ट यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट हो रहा था, जब 4 सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट होता, यहाँ पे हमारे पास P5 आया हुआ था। जब आया हुआ था तो इसने कितनी देर, उसका टोटल टाइम कितना लगा उसको यहाँ बीच में प्रोसेस कंप्लीट होने तक, ये देखो यहाँ तक आया, तो इसको टोटल जितना भी टाइम लगा हमने क्या करना है, 20 माइनस और 4 पे आया ना, अराइवल टाइम हमारे पास उसमें लिखा होगा, मेंशन होगा हमारे पास न्यूमेरिकल में, तो P5 का अराइवल टाइम माइनस कर दो, हमारे पास क्या बना 16 सेकंड। उसका हमारे पास ये जो भी उसमें मिली सेकंड लिखा होगा, सेकंड लिखा होगा, उतना उसका क्या था हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। तो ये P5 का टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ 16 सेकेंड्स। तो उसका वेटिंग टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम होगा जितनी टर्न अराउंड टाइम, जितना देर वो CPU में रहा है उसमें से उसका बर्स्ट टाइम माइनस कर दो, यानी कितनी देर उसको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए था, जितनी देर उसका असल काम था उसके बगैर उसने कितना वक्त फालतू में गुजारा। तो 16 माइनस बर्स्ट टाइम उसका कितना था 6, तो 6 माइनस कर दो तो हमारे पास क्या हुआ 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड उसने फजूल में वेट करने के लिए, वेटिंग टाइम के लिए गुजार दिए। क्यों? क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम तो सिर्फ 6 सेकेंड्स था, उसका 6 सेकेंड का काम था, लेकिन उसको टोटल टाइम कितना लगा 16 सेकेंड। जब से वो आया खड़ा 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 और 20 सेकेंड पे जाकर उसका काम खत्म हुआ, टोटल उसका 16 टाइम लगा। और उसको कहते हैं जो टोटल टाइम लगा उसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, और जितना उसका असल काम था वो 6 सेकेंड्स का था, तो उसका कितना वक्त फालतू में गया, यानी वेटिंग टाइम में गया, वो हमारे पास आया 10 सेकेंड्स। इसी तरीके से हम बाकी सबका भी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें वेटिंग टाइम, टाइम फॉर P1 हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना लाजमी है। तो सबसे पहले P1 का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। उसका टर्न अराउंड टाइम किस तरह निकालेंगे, 2 पे वो कंप्लीट हुआ था और अराइवल टाइम क्या था उसका 0, 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ 2। और फिर इसका P2 का अराइवल टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम था, उसका कंप्लीशन टाइम क्या है 5 और उसका अराइवल टाइम क्या है 1। तो 5 माइनस 1 करो, 5 माइनस 1 करो कितना बना 4, तो उसका टर्न अराउंड टाइम टोटल कितना हुआ है 4। और P3 का करो तो उसका 10 पे कंप्लीट हुआ है और उसका अराइवल टाइम था 2, तो 10 माइनस 2 हमारे पास करो तो 8, तो हमारे पास यहाँ क्या आया 8। उसके बाद हमारे P4 का कैलकुलेट करो तो 14 पे वो कंप्लीट हुआ था, उसका अराइवल टाइम क्या था 3, माइनस 3 करो तो क्या बनता है 11, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 11। P5 का हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना बना 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। और इसी तरीके से अगर हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें, थोड़ा ऊपर चला गया तो पहला वाला P1 ही होगा, इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। 2 माइनस बर्स्ट टाइम, 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, यानी उसको कितना वेट करना पड़ा, P1 आया और जाते ही उसको 0 पे ही उसको टाइम मिल गया, उसका कितना टाइम वेस्ट हुआ 0 टाइम वेस्ट हुआ, कोई टाइम इसका वेस्ट नहीं हुआ। इस तरह इसके अलावा अगर P2 की बात करें तो 4 माइनस 3 तो हमारे पास 1 सेकेंड उसका वेट हो गया, यानी कि हम यहाँ पे जब P2 यानी कि यहाँ पे जब था P2 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ था तो P2 आ चुका था और उसको कितना देर इंतज़ार करना P1 के P1 ख़त्म हो जाए तो मैं आ जाऊँ, तो 1 सेकेंड रह गया था, तो उसने 1 सेकेंड का इंतज़ार किया और फिर P2 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो बिल्कुल आसान है। और उसके बाद अगर आप इसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। उसके बाद हम करते हैं 8 माइनस हमारे पास 5 करो तो 3 सेकंड के लिए P3 ने वेट किया। 11 माइनस 4 करो तो हमारे पास आता है 7, तो 7 सेकंड्स के लिए हमारे पास P4 ने वेट किया। 16 माइनस 6 10 सेकंड्स के लिए हमारे पास P5 ने वेट किया। अगर हम अब इसका एवरेज निकालें, एवरेज कहते हैं कि टोटल जितने भी सम्स हैं उन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी प्रोसेसेस। तो टोटल हमारे पास कितना वेटिंग टाइम हो गया 3 प्लस 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21, 21 टोटल प्रोसेसेस कितने हैं 5। 21 डिवाइडेड बाय 5 करो कितना बनता है 21 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास 4.2, तो इसका हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम क्या बना 4.2। अगर हम इसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करें तो 2 प्लस 4 6 8 9 10 10 और 20 25 25 25 30 36 46 46 डिवाइडेड बाय और टोटल प्रोसेस कितने हैं 5, तो 9.2 हमारे पास कितना बना 9.2। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास है 9.2 और वेटिंग टाइम है हमारे पास 4.2। अब हम इसको अगर देखना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कि ये बिल्कुल सही आंसर आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 4.2 हमारे पास आया है और यहाँ पे हमारे पास 8.2 आया, उसको हम चेक कर सकते हैं हमने कितना इसमें लिखा था।
46 लिखा था और यहाँ पे इन्होंने 41 को किया है। हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ा एरर आ गया है। इसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास कितना बनता है, हम दोबारा से देख लेते हैं। 2 + 4 + 8 + 11 + 16, तो हमारे पास सॉरी 41 ही आता है, और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 8.2 ही आंसर आता है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से कर लेते हैं 8.2, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 8.2। तो इस तरीके से हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, और उसके बाद लास्ट जो न्यूमेरिकल को आपने खुद करना है, आपके साथ आंसर शेयर कर दिया जाएगा। विद इन द फर्स्ट कमेंट आपको पिन भी कर दिया जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं फॉर FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के लिए, जिसके अंदर हमें प्रोसेसेस दी हुए हैं, 3 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3। उसका अराइवल टाइम सेम है। अब हमने अराइवल टाइम सेम रखा हुआ है, ठीक है, कि एक ही टाइम पे तीनों प्रोसेस आ गए हैं। तो अगर उन्होंने कहा था कि अगर एक ही टाइम पे तीनों प्रोसेसेस आ जाएं और अराइवल टाइम सेम हो, तो हमने प्रोसेस ID की बुनियाद पर सबसे पहले प्रोसेस को चलाना है। सबसे स्मॉलेस्ट ID किसकी, P1 की है, तो हम सबसे पहला प्रोसेस P1 चलाएंगे, फिर P2, फिर P3, और उसका बस टाइम भी हमारे पास गिवन है। तो हम इसका गेन चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम बाकी जो ये टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, सारे गेन चार्ट के मुताबिक ही होता है। अगर आपका गेन चार्ट गलत हो गया, सब गलत हो गया। सबसे पहले जीरो अराइवल टाइम पे क्या आया हमारे पास, P1 आया। P1 कितने नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर है, यानी कि प्रीएम्प्ट नहीं करता, तो हमारे पास चलता ही रहता है जब तक इसका बस टाइम कंप्लीट ना हो जाए। तो इसका बस टाइम कितना था 24 सेकेंड्स, 24 तक चला। फिर हमारे पास क्या आ चुका था P2, तो हमने P2 को हमने जगह दी, और P2 कितने देर तक चलेगा, 3 बस टाइम है, तो 24, 25, 26, 27 तक चलेगा। उसके बाद हमारे पास आया P3 कब तक चलेगा, 3 सेकेंड्स और चलेगा, तो 30 तक। तो अब हमने इसका कैलकुलेशन करनी है, टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। इसका यहाँ पे मैं एक और वो बनाती हूँ, वेटिंग टाइम, और यहाँ पे कर देती हूँ टर्न अराउंड टाइम। अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ, तो टर्न अराउंड टाइम टोटल कंप्लीशन टाइम, यानी कि फॉर P1 का कंप्लीशन टाइम क्या था 24, और इसका अराइवल टाइम क्या है 0। तो 24 माइनस 0 कितना बनता है 24। अगर 3 के उसके बाद हमारे पास आता है 27 P2 का, 27 माइनस 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना बना 27। उसके बाद P3 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम कितना है 30, 30 माइनस 0 30, ठीक है, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, जितने देर उसको टोटल लगी। वेटिंग टाइम, पहले पहले ने प्रोसेस ने कितना वेट किया 0, मतलब वेट ही नहीं किया। और इसको अगर हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना चाहें, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, कितना उसको टोटल टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए लगा था। तो टोटल टाइम जिसको 24 लगा था, और उसका टोटल टाइम ही 24 था, तो इसका मतलब वेट उसने किया ही नहीं है। और 27 था, उसको 3 सेकेंड बर्स्ट टाइम थे, उसको 3 सेकेंड का काम था, लेकिन उसने 27 उसका टोटल टाइम लगा है, तो उसका वेटिंग टाइम कितना गया है, यानी उसका फालतू का वक्त कितना गया है 27 माइनस 3 करो तो हमारे पास बनता है 24, यानी जो पहले प्रोसेस का जितना टाइम था। और फिर नेक्स्ट वो टोटल टर्न अराउंड टाइम लगा है 30, लेकिन हालांकि उसका तो प्रोसेस कितने का मिनट का था या कितने सेकंड का था 3, तो उसका वेटिंग टाइम कितना गया 27। तो अगर इसका हम एवरेज निकालें, तो हमारे पास बनता है 24 + 27 डिवाइडेड बाय 3 प्रोसेसेस थे, तो यहाँ पे बनता है वेटिंग टाइम 17, और 24 + 27 + 30 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास ये बनता है 27। एक है हमारे पास 17 और एक है 27। अगर इसको हम क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टोटल एवरेज वेटिंग टाइम कितना है 17 मिली सेकेंड, और उसका जो टोटल टर्न अराउंड टाइम था वो हमारे पास कितना आया, हमारे पास 27 मिली सेकेंड एवरेज जो हमारे पास आया। उसके बाद हम एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं, और इसको भी करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये थर्ड न्यूमेरिकल है आपके पास, और ये आप लोगों ने खुद करना है, लेकिन मैं समझा देती हूँ कि आपने इसको कैसे किस तरीके से करना है। लेकिन इसका जो गेन चार्ट के बाद इसका जो टोटल एवरेज टाइम आएगा, और अराइवल सॉरी वेटिंग टाइम आएगा, और टर्न अराउंड टाइम आएगा, उसका आपने एवरेज निकाल के कमेंट में शेयर करना है। जिसका बेस्ट होगा विद एक्सप्लेनेशंस, उसका जो है पिन कर दिया जाएगा फॉर फर्दर रीडर्स और ऑडियंस, जिन्होंने आगे फर्दर उनको चेक करना होगा, क्रॉस चेक करने के लिए कि ये सही है कि गलत है। मैं आपको समझा देती हूँ। कंसिडर द प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4 गिवन इन द बिलो टेबल अराइव्स फॉर एग्जीक्यूशन इन द सेम ऑर्डर विद गिवन अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब हमने इसका कैलकुलेट क्या करना था, टोटल एवरेज टाइम, और टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और फिर टोटल वेटिंग टाइम, ठीक है, और वो उसका भी एवरेज ही करना है। P1 आया हमारे पास, उसका अराइवल टाइम क्या है 0, उसका बर्स्ट टाइम क्या है 8। तो हमारे पास इसका नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर है, तो ये P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, P3 एग्जीक्यूट होगा, एंड P4 एग्जीक्यूट होगा, और उसका जितना भी बर्स्ट टाइम है उस हिसाब से एग्जीक्यूट होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 थी।
तो आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। और अगर आपको ये हैंड आउट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट में आके कह सकते हैं कि आप हैंड्स आउट्स चाहते हैं, और साथ अपनी ईमेल मेंशन करते हैं, आपको आपकी ईमेल पे हैंड्स आउट्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और उसमें जाके देखेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।